हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल माइंड। गुरुकुल माइंड के इस मंच पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कौन कौन से हुए हैं, यानी यहाँ पे हम महत्वपूर्ण संशोधन जो संविधान में हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, होता क्या है एक्चुअली, टाइम टू टाइम जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कुछ थोड़े थोड़े अमेंडमेंट किए हैं, यानी संशोधन किए हैं। जो चीजें जो है एक समय के बाद इरिलीवेंट हो जाती हैं, प्रासंगिक हो जाती हैं, तो समय के साथ उसमें संशोधन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम जो है थोड़ा भूमिका यहाँ पे ये बनाएंगे कि संशोधन क्यों होते हैं। तो संशोधन मैंने बताया था कि जो संशोधन है वो इसलिए होते हैं ताकि हम चीजों को रेक्टिफाई कर सकें। संविधान का अनुच्छेद 368 यानी 368 भारतीय संसद को, यानी जो इंडियन पार्लियामेंट है, उसको अधिकार देता है कि वो समय आने पर संविधान में संशोधन कर सकती है। तो अनुच्छेद 368 जो है गारंटी मिलती है। पार्लियामेंट क्या करती है, तो टाइम टू टाइम जो है उसमें संशोधन करती रहती है। तो अब तक अगर हम देखें तो 106 यानी 106 अब तक अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं। तो चलिए उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि बताइए ये 42वां संविधान संशोधन यानी 42nd अमेंडमेंट क्यों हुआ था, ठीक है, या कब हुआ था, उसका ईयर पूछ लिया जाता है आपसे। तो चलिए एक एक करके जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनकी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले पहला जो अमेंडमेंट हुआ था 1951 में हुआ था, ठीक है, यानी 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। मेन क्या था कि इसमें कि जो हमारे आर्थिक या सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए कुछ प्रावधान करने के इसमें बात की गई थी। एम्पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का इसमें अधिकार दिया गया था। उसमें क्या था, जैसे लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में हुए, यानी भूमि सुधार हुए। अब भूमि सुधार क्या था, भूमि सुधार यह था कि पहले भारत में जो व्यवस्था थी जमीन की, यानी खेती करने की जो व्यवस्था थी, उसमें जमींदारी सिस्टम होता था। तो जमींदारी उन्मूलन किया गया और लैंड रिफॉर्म्स जब किए गए इसमें, तो लैंड रिफॉर्म्स करने के बाद में यानी जो जमीनें थी, वो जमीनें जो थी वो सीधे किसानों को उनका मालिकाना हक दिया गया और इसे 9th शेड्यूल में डाला गया। तो मैं आपको बता दूं 9th शेड्यूल यानी जो 9वीं अनुसूची होती है, उसमें अगर कोई भी सब्जेक्ट उसमें डाल दिया जाता है, कोई भी उसे विषय उसमें चला जाता है, तो वो कोर्ट में जो है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, कोर्ट में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। तो पहला अमेंडमेंट यही था, ठीक है। चलिए उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है आपका 7th अमेंडमेंट एक्ट यानी 7वां संविधान संशोधन विधेयक 1956, ठीक है। ये क्यों लाया गया था, क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन देश में किया गया, यानी राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए क्या है, कानून की आवश्यकता हुई। अब संविधान में कानून की आवश्यकता पड़ी तो संविधान में फेरबदल करना पड़ा, तो उसके लिए हमें 7वां संविधान संशोधन विधेयक इसमें लाना पड़ा। तो इसके लिए राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम इसमें लागू किया गया था, ठीक है। और दूसरी और 7वीं अनुसूचियों को इसमें संशोधित किया गया था, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आपका 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 यानी 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 10वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो कब आया, तो आपको ये ईयर भी याद रखने हैं, 1961 में आया। जैसे ही 7वां संविधान संशोधन का पूछ लिया जाए तो 1956 में। तो ये भी आपको जो है अपने स्टैटिक जीके के अंदर याद रखने हैं। क्यों आया, इसमें जो है दादर और नागर हवेली जो आपकी यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, इनको भारत संघ में मिला के जो है यूनियन टेरिटरीज बनाया गया और इनको एकीकृत किया गया। यानी भारत संघ में दादर और नागर हवेली दोनों अलग अलग थे, उनको इंटीग्रेट किया गया और एक यूनियन टेरिटरी उनको नाम दिया गया दादर एंड नागर हवेली, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आता है 13th अमेंडमेंट एक्ट यानी 13वां संशोधन अधिनियम 1963, ठीक है। तो जो आपका 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 1963 में लाया गया था, इसने क्या किया था कि जो आपका नागालैंड है उसे स्टेटहुड दिया गया था, ठीक है, यानी विशेष प्रावधानों के साथ नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले नागालैंड जो है वो उसको राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं था, बाद में उसको राज्य का दर्जा दिया गया। बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज थी पहले, फिर उसको जो है स्टेटहुड का दर्जा इसमें दिया गया था। चलिए इसके बाद हम आगे बात करें, फिर आता है आपका 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 यानी 24वां संशोधन अधिनियम 1971। इसने क्या किया कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं, ठीक है, यहीं से ये कहानी चलती है आपका, फिर इसी से कोरिलेट हो जाता है। अगर आप
ज्यादा बड़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी वगैरह की, तो केशवानंद भारती के सब कनेक्ट होते हैं इसके बाद आगे चल के। लेकिन अभी हम जो है 24वां संविधान संशोधन विधेयक की ही बातें करेंगे। ये कहता है कि जो संसद है यानी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सके, यानी उसमें भी संशोधन कर सके। तो यानी संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का एक तरीके से अधिकार दिया गया था इसमें। उसके बाद 25वां संशोधन अधिनियम 1971 लाया गया। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखें, 24वां और 25वां दोनों ही 1971 में आए। तो 25वां संशोधन अधिनियम जो है वो इसने क्या किया कि अनुच्छेद 31C ने निर्देशक सिद्धांतों यानी जो आपके डीपीएसपी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी जो थी उसके दो आर्टिकल 39B और 39C, ठीक है। तो इसमें क्या था 39B और 39C में, इसमें मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर इनको प्राथमिकता दी गई थी। ये इसमें अमेंडमेंट किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आता है आपका 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 यानी 26वां संविधान संशोधन विधेयक 1971। तो ध्यान रहे कि 26वां भी आपका 1971 में आया। इसमें क्या था कि जो आपकी पूर्व की रियासतें थी, फॉर्मर प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है, उनके शासकों की प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। इन शॉर्ट में बताऊं कि जब जो हमारे राजा और नवाब थे, जब उन्होंने अपना विलय किया था भारत संघ के साथ में, तो उनको एक जो है एक विशेष मासिक पेंशन के रूप में प्रीवी पर्स दिया जाता था, जिसे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट होती थी, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उनका प्रीवी पर्स जो भी उनको जो है जितने भी भत्ते वगैरह जो भी मिलते थे वो बंद कर दिए गए थे इसमें। तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आता है आपका 34वां अमेंडमेंट एक्ट 1974, ठीक है, यानी 34वां संशोधन अधिनियम 1974, ठीक है। तो इसमें एडिड 20 स्टेट एक्ट ऑन लैंड रिफॉर्म्स इन द 9th शेड्यूल, यानी भूमि सुधार पर 20 राज्य अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। यानी इसमें धीरे धीरे जो है स्टेट जोड़ते चले गए, 20 स्टेट में और जो है लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पे किया गया था। उसके बाद आता है 38वां संविधान संशोधन विधेयक 1975। इसमें राष्ट्रपति की आपातकालीन घोषणाओं और अध्यादेशों को गैर न्याय संगत जो है बना दिया गया था। तो ये 1975 की जो इमरजेंसी है, ठीक है, उसके संबंध में अमेंडमेंट बाद में लाया गया था। और इसमें जो है जो प्रेसिडेंशियल डिक्लेरेशंस है, ठीक है, उसको नॉन जस्टिसिएबल बना दिया गया था कि उसको जो है गैर न्याय संगत इसमें बना दिया गया था। चलिए, फिर उसके बाद आता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 यानी 42वां संशोधन अधिनियम 1976। तो ध्यान रहे, जो आपका 42वां संविधान संशोधन विधेयक है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से क्यों जाना जाता है कि इसमें बहुत सारे जो है संशोधन देखने को हमें इसमें मिलते हैं। जैसे इसमें क्या था कि इसमें प्रीएम्बल के अंदर सोशलिस्ट और सेकुलर ये शब्द जोड़ दिए गए थे, यानी सोशलिस्ट यानी समाजवादी और सेकुलर धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जैसे भी आप कहें, ठीक है। तो इसके जोड़ने से क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा जो देश है वो अब सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। गेव प्राइमरी टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर सम फंडामेंटल राइट्स, यानी यहां पे देखा जाए कि कुछ मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी प्राथमिकता इसमें दी गई थी। और साथ ही इसमें क्या था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं यानी जो मौलिक कर्तव्य हैं, सरदार स्वर्ण सिंह की जो है समिति की सिफारिश पर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें जोड़े गए थे। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें ऐड किए गए और बाद में जो है वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा 11वां जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है यानी मौलिक कर्तव्य है वो इसमें ऐड किया गया था। ऑथराइज प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी डिक्लेरेशन फॉर पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी देशों के कुछ भाग के लिए राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन घोषणा को अधिकृत इसमें किया गया था। तो बहुत सारे जो है इसमें ये इंपॉर्टेंट जो है चेंजेस मैंने बताए हैं आपको। वैसे भी बहुत सारे चेंजेस जो है इसमें किए गए थे, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन विधेयक आपका, ठीक है। उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 आता है, यानी 44वां संविधान संशोधन विधेयक आता है। तो यहाँ पे हम 44वें संविधान संशोधन विधेयक की अगर हम बात करें तो रिस्टोर्ड लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज टू 5 years, यानी ये कह रहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद मेड इमरजेंसी डिक्लेरेशन सब्जेक्ट टू कैबिनेट एडवाइस, यानी आपातकालीन घोषणा को मंत्रिमंडल की सलाह के अधीन कर दिया गया था।
अब ये क्रोनोलॉजी आप समझिए, ये इमरजेंसी के जस्ट देन बाद जब भारत में जनता पार्टी की सरकार आती है और मोरारजी देसाई जो कि प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उनके प्रधानमंत्रित्व काल का में लाया गया ये अमेंडमेंट एक्ट है, और इसमें वे सारे कानून को पलटा गया जो इमरजेंसी के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में लाए गए थे। ठीक है, जैसे कि इमरजेंसी पहले क्या था कि इमरजेंसी राष्ट्रपति लगा देता था कभी भी, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि इमरजेंसी अगर लगानी है राष्ट्रपति को तो उसे मंत्रिमंडल से सलाह लेनी होगी, उसकी सलाह के बिना राष्ट्रपति अब इमरजेंसी नहीं लगा सकता। ठीक है, तो ये चीजें इसमें की गई थी। साथ ही रिमूव्ड राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट, यानी संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। पहले 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे आपके, यानी 7 मौलिक अधिकार या मूल अधिकार होते थे आपके, उसमें से 7वां जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा के उसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसको बना दिया गया था। तो ये 44वें संविधान संशोधन विधेयक 1978 में हुआ था। और काफी बार जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा हटाया गया था, तो दैट आंसर इज 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, दैट्स योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट फिर आता है 51st अमेंडमेंट एक्ट 1984, यानी 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984। तो इसमें क्या किया गया था, इसमें किया गया था कि जो आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और आपकी नॉर्थ ईस्ट रीजन में, नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर का जो भारत है, जिसमें आपका नागालैंड और आपका जो है मिजोरम और त्रिपुरा और आसाम, ये जितना भी नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है उसके लिए जो है ये एक देखा जाए तो एक बिल पेश किया गया था इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। तो रिजर्व लोकसभा एंड स्टेट असेंबली सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यानी पूर्वोत्तर राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटें आरक्षित की गई थी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, यानी 52वां संशोधन अधिनियम 1985 इसको कह सकते हैं। तो ये क्या लेके आया, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, यानी दल बदल कानून जिसको हम हिंदी में कहते हैं। आप जब भी चुनाव चलते हैं, चुनाव के गलियारों में आप सुनते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ नाम का एक शब्द होता है। तो ये दल बदल कानून वाला जो लॉ है वो लाया गया था 52वें संविधान संशोधन विधेयक 1985 के द्वारा। फिर उसके बाद आता है आपका 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989, यानी 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 लाया गया। इसमें क्या किया गया कि रिड्यूस वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बहुत ज्यादा, यानी मतदाता की जो मिनिमम आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन विधेयक 1989 के द्वारा। ठीक है, तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। उसके बाद आता है 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990। ठीक है, तो क्रिएटेड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी इसके द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक कमीशन एस्टेब्लिश किया गया, यानी एक जो है आयोग की स्थापना की गई। तो जब भी आप जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करते हैं तो वो दोनों जो है 65वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा क्रिएट यानी उनको बनाया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991, यानी 59वां संविधान संशोधन अधिनियम 1981। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था कि जो 1991 में, तो 1991 में क्या किया गया था कि जो दिल्ली है, दिल्ली पहले क्या होती थी, यूनियन टेरिटरी, आज भी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसमें जो है असेंबली एस्टेब्लिश की गई, यानी विधानसभा को इसमें स्थापित किया गया। और साथ ही जो है इसका जो नाम है वो एनसीटी दिल्ली यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के नाम से इसको जाना जाने लगा। तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज की स्थापना की गई थी दिल्ली के अंदर, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, यानी 73वां संशोधन अधिनियम 1992। तो इसमें क्या किया गया, प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी टू पंचायती राज। ये ध्यान रखें, 73वां संविधान संशोधन विधेयक मैंने पॉलिटी की क्लास में पढ़ाई है। 73वां संविधान संशोधन विधेयक हमें क्या देता है, हमारी जो पंचायत हैं उनका संवैधानिकरण करता है। ठीक है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करता है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, पंचायतों का गठन किया गया। और एक भाग नया इसमें जोड़ा गया 9,
एंड 11th शेड्यूल फॉर पंचायती राज पावर्स, पंचायती राज के पास कौन कौन से विषय पे क्या शक्ति है, तो उसके लिए जो है इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पूरे 29 सब्जेक्ट पर पंचायत को पावर दी गई, यानी 29 विषयों पर जो है शक्तियां प्राप्त हुई आपकी पंचायतों को। तो ये इसमें बताया गया है। इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये आपका जो है नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। भारत में म्युनिसिपलिटीज को, ऐसा नहीं था कि भारत में इससे पहले म्युनिसिपलिटीज नहीं थी, लेकिन उनके अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानूनों के द्वारा उनको एडमिनिस्ट्रेड यानी प्रशासित किया जा रहा था। लेकिन क्या किया गया कि इसके द्वारा जो है एक नया भाग जो है, एक नया चैप्टर ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज भाग 9A, ठीक है। और ये जो है इनको लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने का काम इसमें किया गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपकी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, ठीक है। और नया भाग जो है इसमें 9A जोड़ा गया, और इसके साथ ही एक जो है इसमें शेड्यूल भी ऐड की गई, यानी एक अनुसूची इसमें ऐड की गई जिसको हम 12वीं अनुसूची कहते हैं। और उसमें बताया गया कि जो आपके शहरी स्थानीय निकाय हैं उनको किन किन विषयों पर शक्तियां प्राप्त हैं। टोटल 18 विषय इसमें ऐड किए गए, और यहां से कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 9A की 12th शेड्यूल से जो है आपकी लोकल अर्बन बॉडी जो है शक्तियां प्राप्त करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आता है 76th अमेंडमेंट एक्ट 1994, यानी 76वां संशोधन अधिनियम 1994। तो इसकी अगर हम बात करें, जो आपका 76वां संविधान संशोधन विधेयक 1994 है, रेज तमिलनाडुज रिजर्वेशन कोटा टू 69%, यानी यहाँ पे तमिलनाडु के आरक्षण कोटा को बढ़ाकर 69% कर दिया गया। तो ये जो कोटा सिस्टम है, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसमें है कि किसी भी सूरत में कोटा को 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन उसको ओवरलैप करते हुए तमिलनाडु में जो कोटा है उसको 69% कर दिया गया। फिर उसके बाद आया 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995, 77वां संशोधन अधिनियम 1995। तो इसमें क्या है कि अलाउड रिजर्वेशन इन प्रमोशंस फॉर SC एंड STs इन गवर्नमेंट जॉब्स, यानी सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पदोन्नति आरक्षण की अनुमति इसमें दी गई, ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद अगर हम बात करें, फिर आया आपका 18th अमेंडमेंट एक्ट 2000, यानी 80वां संशोधन अधिनियम वर्ष 2000, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उसके बारे में ये आपका जो है अमेंडमेंट है, ये आपका संशोधन है। तो इंट्रोड्यूस्ड अल्टरनेटिव टैक्स शेयरिंग स्कीम बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। उसके बाद आता है आपका 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001, यानी 85वां संविधान संशोधन विधेयक 2001, यानी वर्ष 2001 में आया। प्रोवाइड कॉन्सिक्वेंटली सीनियोरिटी इन प्रमोशंस फॉर SCs एंड STs, यानी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पदोन्नति में परिणामी वरिष्ठता को जो है परिणामी वरिष्ठता इसमें प्रदान की गई। तो ये यहाँ पे फिर इसमें बदलाव हुआ। फिर उसके बाद हम आते हैं 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, यानी 86वां संविधान संशोधन विधेयक वर्ष 2002, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन विधेयक के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर आपका जो माना जाता है वो 86वां संविधान संशोधन विधेयक माना जाता है आपके एग्जाम में। यह भी बहुत ज्यादा जो है 42वें के बाद पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा कोई अगर संशोधन है, कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स माना जाता है, तो आपका 86वां संविधान संशोधन विधेयक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है क्या ये कहता है कि मेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21A फॉर चिल्ड्रन एज ऑफ 6 to 14 ईयर। आर्टिकल 21A जो है इसमें बाद में ऐड किया गया, लेकिन इसमें क्या था कि जो कंपलसरी एजुकेशन है, यानी बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है, वो जो है इसमें आवश्यक बताई गई, और इसे फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया, यानी अनुच्छेद 21 से इसमें बनाया गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है आपका 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003, यानी 89वां संशोधन अधिनियम 2003, जैसे कि क्रिएटेड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आर्टिकल 338, यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, अनुच्छेद 338 से इसमें नया ऐड किया गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 19th अमेंडमेंट एक्ट वर्ष 2003, यानी इसमें देखा जाए 90वां संशोधन अधिनियम 2003, ठीक है। इसमें क्या था कि जो असम की एक ट्राइब थी, बोडो ट्राइब, उनके लिए जो है ये अमेंडमेंट किया गया था। तो प्रोवाइडेड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन असम्स बोडो टेरिटरी एरिया, यानी असम के अंदर जो बोडो समुदाय था उनको विशेष जो है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व उनको दिया गया था, एक तरीके से देखा जाए तो। यहाँ पे ध्यान दें कि असम के बोडो प्रादेशिक क्षेत्रों में विशेष प्रतिनिधित्व इसमें प्रदान किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं
91st अमेंडमेंट एक्ट वर्ष 2003 यानी 91वां संविधान संशोधन विधेयक वर्ष 2003। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनका साइज लिमिटेड किया गया, ठीक है, यानी मंत्रिपरिषद का आकार सीमित कर दिया गया कि टोटल नंबर ऑफ एमपीज जो है या टोटल नंबर ऑफ एमएलएज हैं उनका 15% से ज्यादा नहीं कर सकते। ये आप चीजें पढ़ते ही हैं। तो ये इसमें किया गया। पहले क्या था कि मिनिस्टर्स और मंत्री बहुत ज्यादा हो जाते थे कि मंत्रिपरिषद का जो आकार है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको हम क्या करें, उसको लिमिटेड करें। फिर उसके बाद बैड डिफेक्शन फ्रॉम होल्डिंग पॉलिटिकल ऑफिस, दल बदलुओं के लिए राजनीतिक पद ग्रहण करने से इस तरीके से जो है रोक दिया गया था। तो ये दोनों चीजें इसमें आती हैं। उसके बाद आता है 93rd अमेंडमेंट एक्ट वर्ष 2005 यानी 93वां संविधान संशोधन विधेयक वर्ष 2005। तो इसमें क्या किया गया, इसमें जो थी कि रिजर्व सीट इन प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यानी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थानों में आरक्षित सीटें की गई। जैसे कि कोई भी आपके निजी संस्थान है या कोई प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, तो उसमें भी क्या था कि और अनएडेड है, उसको सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है, ठीक है, उनमें भी क्या किया गया कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं आपकी SC ST उनके लिए क्या किया गया था कि इसमें जो सीट हैं वो रिजर्व की गई थी। उसके बाद 97वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2012 वाला आता है। इसने क्या किया, प्रमोटेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज बाय एडिंग आर्टिकल 43B एंड पार्ट 9B, यानी अनुच्छेद 43B जो कि आपका DPSP यानी राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों का है, क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वे स्टेट की ड्यूटी होती है, तो स्टेट चाहता है कि कानून बनाकर उनको लागू कर सकता है। यही यहाँ पे किया स्टेट ने, क्या किया कि संविधान में 9B जोड़कर सहकारी समिति अलग से एक चैप्टर बनाया और जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति है उनको बढ़ावा इसमें दिया गया था। उसके बाद आता है आपका 99th अमेंडमेंट एक्ट वर्ष 2014 में आया, ठीक है, इसको हम NJAC कमीशन के नाम से भी जानते हैं, यानी एक तरीके से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना इसमें की गई थी, ठीक है। हालांकि ये स्थापना हो गई थी लेकिन बाद में NJAC की जो रिकमेंडेशंस है वो लागू नहीं की गई थी, ये बड़ा इश्यू है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि NJAC जो कमीशन है वो एस्टेब्लिश किया गया था आपका 99वें संविधान संशोधन विधेयक वर्ष 2014 के द्वारा। फिर उसके बाद आता है 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015 यानी 100वां संशोधन अधिनियम 2015। इसमें भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते को क्रियान्वित किया गया था। जो आप देखते हैं कि वो भारत और बांग्लादेश के बहुत सारे बॉर्डर इधर थे, बहुत सारे बॉर्डर्स उधर थे, तो वो बॉर्डर्स का जो डिस्प्यूट था, बहुत सारी जो कॉलोनीज हैं उधर शिफ्ट की गई और बहुत सारी इधर शिफ्ट की, उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने और तत्कालीन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसको रिजोल्व किया था। ये एक बड़ा इश्यू था जो बहुत लंबे टाइम से चला हुआ था, इस डिस्प्यूट को सोल्व किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद 101 यानी 101st अमेंडमेंट एक्ट 2017 यानी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017, और इसमें जो है नरेंद्र मोदी सरकार ने एक जो है बिल पेश किया जिसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल बोलते थे, GST बिल कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST को इंट्रोड्यूस किया गया और जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए जो है प्रोविजन किए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है आपका 102 अमेंडमेंट एक्ट वर्ष 2018 यानी 102वां संशोधन अधिनियम 2018। इसके द्वारा भारत में जो OBCs हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, उनको रिजर्वेशन ऑलरेडी पहले से था ही, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस पर उनको क्या था, उनको रिजर्वेशन मिला हुआ था, लेकिन उनके लिए कोई भी एक कमीशन नहीं था जो उनकी पैरवी कर सके। तो उनके लिए क्या था कि जो आपका 102वां संविधान संशोधन अधिनियम है उनके लिए भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की स्थापना की गई, ठीक है, या नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जिसको हम कहते हैं। फिर 103rd अमेंडमेंट 2019 यानी 103वां संशोधन अधिनियम वर्ष 2019। इसमें क्या किया गया, इसमें प्रोवाइडेड अप टू 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS का जो रिजर्वेशन है, ठीक है, वो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया, ठीक है। और इससे क्या हुआ, शिक्षा और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% तक आरक्षण इसमें प्रदान किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी 104वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2019। तो ये इससे होता क्या है,
जो आपका 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों यानी एससीज, अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल ट्राइब्स यानी एसटीज के लिए आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। यानी 2019 से लेकर अभी जो रिजर्वेशन की समय सीमा है वो वर्ष 2029 तक है। 29 के बाद जो है फिर से दोबारा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो बाद की बातें हैं, लेकिन प्रत्येक 10 वर्ष के लिए रिजर्वेशन को बढ़ाया जाता है। वाइल आल्सो अबॉलिश द रिजर्व सीट फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, और साथ ही क्या किया कि आर्टिकल 333 यानी आर्टिकल 333 के थ्रू क्या था कि भारत में 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा में होने चाहिए थे। ये बहुत लंबे समय से जो है परंपरा चली आ रही थी, इसको भी अबोलिश किया गया। अब भारत की संसद में एंग्लो इंडियन के लिए कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं है। तो ये चीजें इसमें देखी जाती है। तो ये 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 2019 में इसको अबोलिश कर दिया गया था। उसके बाद आता है 105th अमेंडमेंट एक्ट 2021 यानी 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। ये क्या कहता है? ये कहता है इट्स रिस्टोर्ड द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज स्पेशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिनको हम एससीबीसीज बोलते हैं, स्पेसिफिकली क्लैरिफाई दैट स्टेट कैन मेंटेन देयर ओन लिस्ट ऑफ एससीबीसीज। यानी इसने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को मान्यता देने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल किया, विशेष रूप से यह स्पष्ट करते हुए कि राज्य एसईबीसी की अपनी सूची बनाए रख सकते हैं। ये 105वां संविधान संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है। ठीक है, 2019-21 में किया गया था, सॉरी। ठीक है, और सबसे लास्ट जो अभी ताजा जो अमेंडमेंट हुआ है, ताजा संशोधन जो हुआ है अभी रिसेंटली, वो हुआ है आपका वर्ष 2023 में 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023 यानी 106वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2023। इसकी अगर हम बात करें, इट्स आल्सो नोन एज द वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 वाज पास्ड इन द सितंबर 2023। इसको हम जो है स्पेशली अलग से एक नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है महिला आरक्षण अधिनियम 2023। ठीक है, यह करता क्या है? यह करता है कि जितने भारत में जो आपकी लोकसभा है या राज्य विधानसभा है, ठीक है, इवन दिल्ली की भी विधानसभा है, ठीक है, इनमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें यानी 1/3 सीटें रिजर्व करता है। अब इसमें जो है 1/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिलाओं को चुना जाएगा। ये विधेयक इसमें आया था। द अमेंडमेंट इज इंटेंडेड टू इंक्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, यानी यह इस संशोधन का उद्देश्य विधायकों या विधानमंडलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो प्रतिनिधित्व है महिलाओं का, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए 1/3 जो सीटें हैं वो रिजर्व करती गई हैं। किसके लिए? आपके लोकसभा के लिए, राज्य विधानसभा के लिए, और वो यूनियन टेरिटरी जिसमें असेंबली है यानी जिसमें विधानसभा है वहां के लिए। ठीक है, मैं आपको बताता चलूं कि हमारा जो 3rd टियर ऑफ गवर्नेंस है यानी शासन का तीसरा स्तर, जिसको हम लोकल बॉडीज बोलते हैं, स्थानीय शासन कहते हैं, ठीक है, वहां पे ऑलरेडी, ठीक है, 1/3 जो वुमेन रिजर्वेशन है वो ऑलरेडी पहले से ही लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, सो गाइस जो है आज की ये आपकी जो क्लास थी, ये थे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स यानी महत्वपूर्ण संशोधन। स्टैटिक जीके का ये सबसे अच्छा टॉपिक होता है। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं से आपसे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछ ही लिए जाते हैं। और सो गाइस आज के लिए इतना ही। और आप जो है हमारा जो बैच है, उद्गम बैच है, इसको ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करें, सभी को बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि उद्गम बैच चला हुआ है। ठीक है, और आपको हमारी क्लासेज कैसी लगती हैं ये हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।